नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा, आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आप और हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत फर्स्ट चल रही है। अध्याय क्रमांक 4 जलवायु वाला हम पढ़ रहे हैं। जलवायु वाला पढ़ रहे हैं और इसको हमने पढ़ लिया है। इसके हमने अभ्यास प्रश्न भी हल किए हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल भी हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। उससे आगे के अन्य महत्वपूर्ण सवाल हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं, जहां पर सवाल क्रमांक 11 से लेकर 17 तक हम हल करने वाले हैं। ये लघुतरात्मक और निबंधात्मक टाइप के प्रश्न रहने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक देखते रहें और इसके बाद में इनको अपनी नोटबुक में भी नोट करने का प्रयास करें। सवाल नंबर 11 है, पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा क्यों होती है? देखिएगा, हमने पीछे जब सवाल हल कर रहे थे तो उस समय एक सवाल हमारे सामने आया था कि जो पश्चिमी घाट है, जैसे हमने एक सवाल आया था हमारे सामने कि जो उच्चावचीय विशेषताओं के कारण पर्वत का कौन सा ढलान है जो शुष्क रहता था सामान्यतः। तो उसी से मिलता जुलता सवाल है कि यहां पर पश्चिमी घाट जो एक पर्वतीय उच्चावच है, एक उच्चावचों का लक्षण पर्वत है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें भारी वर्षा क्यों होती है? बस उसी से मिलता जुलता है कि जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट कहां पर है? भारत के पश्चिमी तट पर है। कहां पर है भाई? भारत के पश्चिमी तट पर एक सतत पर्वत श्रृंखला है। इसका जो पश्चिमी ढलान है, ये जो पश्चिमी घाट पूरा का पूरा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के मार्ग में आ जाता है। फिर यहां पर जो पश्चिमी ढाल है, इन पर अत्यधिक वर्षा हो जाती है। इसके वर्षा होने का कारण क्या है कि इसका पश्चिमी ढलान है वो पवन अभिमुखी ढलान है। जैसे यहां से जो मानसूनी पवनें आ रही है दक्षिणी पश्चिमी, इन पवनों का अभिमुखी ढलान है। कौन सा? ये वाला पश्चिमी ढलान। इसलिए यहां पर अत्यधिक मात्रा में भारी मात्रा में वर्षा हो जाती है। कितनी होती है? तो यहां पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट सवाल, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में आसमान साफ क्यों रहता है? बात चल रही है शीत ऋतु की, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की, और यहां पर आसमान क्या होता है? साफ रहता है। पीछे हमने एक सवाल पढ़ा था जिसमें हमने कुआर की उमस की बात की थी। उस समय आपको बताया था कि जो अक्टूबर का महीना होता है, इस समय में आसमान से बादल हटने लग जाते हैं। सूर्य की किरणें आपके बादल हटने की वजह से सूर्य का तापमान अधिक प्राप्त हो जाता है, जिस वजह से यहां पर दिन के समय में भूमि की आर्द्रता और वायुमंडल की आर्द्रता के कारण उमस की स्थिति पैदा होती है। वो कुआर की उमस कहलाती है। यहां पर आपको यह बताना है कि यहां पर से बादल हटते क्यों हैं। तो देखिएगा, शीत ऋतु में मैदानों मैदानों में उच्च दबाव प्रणाली होती है, तो हल्की हवाएं यहां से चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्यतः आसमान साफ और शुष्क रह जाता है। इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो ये जो भारतीय क्षेत्र है, इस भारतीय क्षेत्र का ये भाग कौन सा है? ये भाग आपके मैदानी क्षेत्र है। ये कौन सा है भाई? मैदानी क्षेत्र है। बात किसकी चल रही है? बात शीत ऋतु की चल रही है। शीत ऋतु की चल रही है, तो शीत ऋतु के समय देखिएगा, ये आपके विषुवत रेखा मान लो 0 डिग्री। तब सूर्य की किरणें कहां रहेगी? 0 डिग्री से आगे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमकेगा। जब यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमकेगा, तो ये जो भारत के मैदानी क्षेत्र है, जो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। किसमें? कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। ये रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है, इसके उत्तर दिशा में है। तो यहां पर क्या होगा? तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम हो जाएगा तो उच्च वायुदाब बन जाएगा, हाई प्रेशर का बिंदु बन जाएगा। और फिर आपके महासागरीय क्षेत्रों में जो दक्षिण की ओर है, यहां पर आपके लो प्रेशर बन जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा? पवने आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, तो पवने इस प्रकार से उत्तर पूर्व दिशा से इसे चलने लग जाती है, जो स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलेगी। जब पवने स्थल से जल की ओर चलेगी तो उनमें आर्द्रता नहीं रहेगी, नमी नहीं रहेगी। जब नमी नहीं रहेगी तो बादलों का निर्माण ही नहीं होगा। जब बादलों का निर्माण नहीं होगा तो इन मैदानी क्षेत्रों के ऊपर आसमान में बादल आएंगे कहां से? बादल आएंगे नहीं तो आसमान साफ रहेगा, एकदम स्वच्छ दिखेगा, एकदम आपको नीला आसमान दिखेगा। ये आपके सटीक इसका कारण होता है। इसका आप इस प्रकार का फोटो बनाते हुए, अगर निबंधात्मक टाइप में क्वेश्चन पूछे तो इसमें फोटो बनाते हुए ऐसे आंसर दे सकते हैं, और लघुतरात्मक में या अति लघुतरात्मक में पूछे तो इस प्रकार से आप 2 लाइन में आंसर दे सकते हो। सवाल नंबर 13 है, भारत की जलवायु में कोरियोलिस बल का क्या महत्व है? हमने कोरियोलिस बल की चर्चा की, जो आपके पूरे ग्लोब पर बताता है कि पवनों की दिशा में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। उस कोरियोलिस बल का भारत की जलवायु में क्या महत्व है? तो देखिएगा, हमने चर्चाएं की थी भारतीय मानसून की, और भारतीय मानसून को हमने क्या बताया? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का विस्तारित रूप है। जब ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को क्रॉस करके आती है, तो कोरियोलिस बल के कारण ये भारतीय क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है।
बस यही महत्व है कि कोरियोलिस बल है, इसी वजह से जो मानसून है वो भारत में आ जाता है। ठीक है, अब कोरियोलिस बल क्या होता है, पहले तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोरियोलिस बल के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती है। विक्षेपण कैसे होता है, उत्तरी गोलार्ध में, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से, ये मूल दिशा है तो इस मूल दिशा से ये बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में ये मूल दिशा है तो ऐसे नहीं चलेगी, ये आपके दाईं ओर, अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में कैसे मुड़ रही है, अपने दाएं हाथ की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं हाथ की ओर। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल के दौरान निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। कहां पर रहता है, निम्न वायुदाब का केंद्र यहां पर थार के मरुस्थल से लेकर आपके छोटा नागपुर के पठार तक, यहां पर लो प्रेशर का बिंदु रहता है। अब ये लो प्रेशर होता है, ये लो प्रेशर जो दक्षिणी गोलार्ध की ये जो व्यापारिक पवनें चल रही है, यहां पर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, इन व्यापारिक पवनों को अपनी ओर यह आकर्षित करता है। जब ये भारतीय उपमहाद्वीप की ओर इनको आकर्षित करेगा तो ये पवनें धीरे धीरे विषुवत रेखा को क्रॉस करेगी। जब विषुवत रेखा को क्रॉस करेगी तो दक्षिणी गोलार्ध की पवनें उत्तरी गोलार्ध में आ रही है, तो यहां पर आपके कोरियोलिस बल के कारण ये अपनी मूल दिशा से दाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाएगी, राइट हैंड की ओर, दाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाएगी, तो ये भारतीय क्षेत्र की ओर उन्मुख होती है और इनकी दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिमी दिशा हो जाती है, तो यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। इस प्रकार से कोरियोलिस बल भारतीय क्षेत्र में इन दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को भूमध्य रेखा से पार करवाकर पार करने के बाद में भारतीय क्षेत्र की ओर उन्मुख कर देता है। देखो, भूमध्य रेखा को पार तो किस वजह से करती है, थार के मरुस्थल के निम्न वायुदाब के केंद्र के कारण, और भारतीय मरुस्थल की ओर, भारतीय क्षेत्र की ओर किस प्रकार से ये उन्मुख होती है, तो उनको उन्मुख करने के लिए, यानी उनको भारतीय क्षेत्र की ओर दिशा देने के लिए कोरियोलिस बल काम करता है। भाई इस प्रकार से है ये कि ये पवनें ऐसे चल रही थी, यहां पर आपके लो प्रेशर था जो इन पवनों को लगातार आकर्षित कर रहा था, तो ये भूमध्य रेखा को पार कर गई। अब पार कर गई तो इनको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, इसी दिशा में, लेकिन यहां पर गोलार्ध चेंज हो गया है। भाई ये जब अपनी मूल दिशा से विक्षेपित तो हो रखी थी पहले से ही, ये तो दक्षिण पूर्व से चल रही थी, मूल दिशा तो इनकी ऐसी होती है दक्षिण से उत्तर की ओर, लेकिन ये अपने मूल दिशा से यहां से विक्षेपित तो हो रही थी। लेकिन जैसे ही उत्तरी गोलार्ध आ जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध आएगा तो अपनी इस दिशा से भी ये विक्षेपित होकर इस प्रकार से हो जाती है। और ये इस प्रकार से करने का काम कौन करता है, यहां पर ये काम कोरियोलिस बल करता है। तो कोरियोलिस बल भारत, जो ये पवने होते हैं, इन पवनों को भारत की ओर लेकर आता है। तो मानसून को भारत में लाने का काम करता है कोरियोलिस बल। आ जाओ रे, आ जाओ मानसूनी पवने, मेरी ओर आ जाओ, भारत में चलो, भारत की सैर यही करवाता है इस प्रकार से। सवाल नंबर 14 है, भारत में वार्षिक वर्षा में अत्यधिक परिवर्तन क्यों होता है। भारत में वार्षिक वर्षा में बहुत अधिक परिवर्तन क्यों होता है। कहीं पर आप वर्षा 10 सेंटीमीटर देखते हो, तो कहीं पर 1000 सेंटीमीटर देखते हो। कहीं पर आप वर्षा ग्रीष्म ऋतु में देखते हो, तो कहीं पर आप शीत ऋतु में देखते हो। कहीं पर आप वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से देखते हो, तो कहीं पर आपके मानसूनी पवनों से देखते हो। कहीं उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से होती है, तो कहीं आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है। इतनी भिन्नता क्यों हो जाती है वार्षिक वर्षा में। तो देखिएगा, भारत में भिन्नता तो आएगी आएगी, यहाँ के लोगों में भिन्नता है, यहाँ पर निवास करने वाले लोगों में भिन्नता है, तो वर्षा में भिन्नता तो होनी है। भारत में, पूरे भारतवर्ष में भिन्नता है, और इस विभिन्नताओं में एकता ही भारत की सर्व प्रमुख पहचान है। ये तो भारत को पूरी दुनिया में एक अलग देश बनाता है, अलग पहचान देता है। भारत में वर्षा मानसून की प्रकृति के कारण अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। जैसे जिसमें मानसून गर्त की गतिविधियों और उष्ण कटिबंधीय अवदाबों जैसे कारकों के कारण तीव्रता, अवधि और स्थानिक वितरण में उतार चढ़ाव का अनुभव होता है। ठीक है, अब ये तो एकदम सटीक शब्दों में आंसर हो गया आपके सामने। अब आप इनकी तीव्रता की बात करोगे, अवधि की बात करोगे, अब देखिएगा, और स्थानिक वितरण की बात करोगे, तो देखिएगा, भारत में वर्षा का समय, भारत में वर्षा का समय या अवधि देखेंगे मानसूनी वर्षा की, तो देखिएगा, कोरोमंडल तट है। कौन सा तट है भाई, कोरोमंडल तट। यहां पर वर्षा कब होती है, यहां पर वर्षा होती है शीत ऋतु में, यानी कि शीतकाल में। किससे होती है, यह वर्षा होती है आपके उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, अब इस कोरोमंडल तट के बाद में आपका शेष भारत आ जाता है। इसके अलावा यहां पर वर्षा कब होती है, यहां वर्षा होती है ग्रीष्मकाल में। किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से।
शीत ऋतु में इसके अलावा और भी वर्षा होती है। जैसे जैसे आप शीत ऋतु की बात करें समय के अनुसार ही, तो शीत ऋतु में आपके पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। कहां पर आते हैं? ये पश्चिमी विक्षोभ आ जाते हैं उत्तरी पश्चिमी भारत में। कहां पर आते हैं? उत्तरी पश्चिमी भारत में। इनसे वर्षा कहां होती है? इनसे वर्षा होती है आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार के कुछ क्षेत्रों तक। फिर आप इनकी तीव्रता और मात्रा की बात करेंगे। वर्षा की मात्रा, इस मात्रा में भिन्नता क्या होती है? जैसे राजस्थान और लद्दाख है, यहां पर वर्षा कितनी हो जाती है? 10 सेंटीमीटर से कम। या फिर हम बात करें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इन क्षेत्रों में वर्षा कितनी हो जाती है? यहां पर आपके 60 सेंटीमीटर से कम होती है। पंजाब और हरियाणा सहित 60 सेंटीमीटर से कम होती है। इसी प्रकार से हम देखें मात्रा में अधिकता कहां होती है? जैसे पश्चिमी घाट और एक क्षेत्र आपका देख लें पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में कौन से क्षेत्र आते हैं? जो सेवन सिस्टर स्टेट है, कौन सी है सेवन सिस्टर? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनमें आपकी कितनी वर्षा होती है? अत्यधिक वर्षा होती है, और यह वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। तो इस प्रकार से इसमें भारतवर्ष में इतनी प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। अगला सवाल आता है आपके सामने, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिएगा। उन कारकों को आप विस्तार से बताना है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने में अक्षांश। अक्षांशों की भारत के संदर्भ में बात आती है तो कर्क रेखा भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दो भागों में विभाजित करता है, जो तापमान और जलवायु पैटर्न को प्रभावित करते हैं। अब कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में से गुजरती है। बीचों बीच में से बोले तो भारत को दो भागों में विभाजित कर देती है। कौन कौन से दो भागों में? भारत का जो भाग उत्तरी गोलार्ध में है वो जो भारत का भाग उत्तर कर्क रेखा से उत्तर दिशा में, वो उत्तरी भारत कहलाता है। और इस उत्तरी भारत में उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु दशाएं होती है। और जो दक्षिणी भारत है इसमें पाई जाती है आपके उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब ये कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्य आपको याद होंगे, 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहला गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। मैं पश्चिम से पूर्व का क्रम बता रहा हूं। फिर आपके गुजरात, राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर पर आपके झारखंड, छठे पर पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश आ जाता है बीच में, सातवें नंबर पर त्रिपुरा आ जाता है, और 8वें नंबर पर मिजोरम आ जाता है। इनके उत्तर दिशा में भाग हैं वो सारे के सारे उपोष्ण कटिबंध के हैं। दक्षिण दिशा के भाग हैं वो सारे के सारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अगला बिंदु आते हैं ऊंचाई। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में कौन सा आता है? ऊंचाई। ऊंचाई की बात करें तो भारत में देखिएगा बहुत से अधिक उच्चावच हैं, जैसे जैसे समुद्र तटीय मैदान है जिनकी अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर पाई जाती है समुद्र तल से। फिर आते हैं आपके प्रायद्वीपीय पठार जो कि इससे अधिक ऊंचे हैं, ऐसे जो तटीय मैदान है इनसे बहुत अधिक ऊंचे हैं। फिर आपके आते हैं आपके मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र आपके प्रायद्वीपीय पठार से नीचे हैं। फिर आप जाता है आपका हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश जिसकी औसत ऊंचाई आपके 600 मीटर है। ये क्या करता है योगदान? इसका योगदान रहता है कि ये जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनें हैं इन ठंडी हवाओं को ये रोक लेता है। इसकी वजह से शीतकाल में सर्दियां कम रहती है। अगर हिमालय नहीं होता तो मध्य एशिया की जो साइबेरिया की जो आने वाली ठंडी पवनें हैं वो भारतीय क्षेत्र में आती और यहाँ का तापमान और अधिक कम हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर आपके शीतकाल भयंकर वाला शीतकाल होता है, जैसा आपके रूस में होता है, चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में होता है। लेकिन ये हिमालय हमें इन ठंडी हवाओं से बचा लेता है। जबकि तटीय क्षेत्रों में कम ऊंचाई होने के कारण वहां पर जलवायु मध्यम होती है। तटीय क्षेत्र के बारे में मैंने बताया कि भाई अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर होती है, तो समुद्र तल से ऊंचाई कम है तो वहां पर आपके तापमान आपके थोड़ा अधिक होता है, और यहाँ पर आपके जलवायु में तापमान है वो मध्यम प्रकार का या मध्यम प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है। फिर आपके दबाव और हवाएं है। दबाव यानी कि वायुदाब और हवाएं। वायुदाब और हवाओं की बात करें तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिमी मानसून सहित वायुमंडलीय दबाव प्रणालियां भारत के मौसम को प्रभावित करती है। ये किस प्रकार से होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून। ये क्या होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून कब सक्रिय होता है? ये मानसून होता है आपके उत्तरी पूर्वी मानसून होता है शीतकाल के दौरान। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय रहता है ग्रीष्म ऋतु के समय, यानी कि ये जून से लेकर
सितंबर तक, और जून से सितंबर तक ये समय क्या कहलाता है? ये आपके वर्षा ऋतु कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्षा ऋतु कहलाती है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसमें और भी कुछ कारक है ना आपने, अभी देखिएगा महाद्वीपीयता है। महाद्वीप यानी कि समुद्र, महाद्वीपीयता का मतलब क्या होता है? समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ में आपके समुद्र की समकालीन जलवायु का प्रभाव कम होता है, उसे महाद्वीपीयता कहते हैं। और इस महाद्वीपीयता के सिद्धांत की सबसे पहले खोज किसने की? तो खोज के बारे में भी आप बता, छोटा सा याद रख लेना सवाल, कि एक भूगोलवेता हुए हैं आपके हम्बोल्ट नाम के। भूगोलवेता कौन हुए हैं? हम्बोल्ट नामक भूगोलवेता हुए हैं। इन हम्बोल्ट नामक भूगोलवेताओं ने आपके इस महाद्वीपीयता की खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। ये जर्मनी के एक विद्वान है। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में मध्यम जलवायु का अनुभव होता है, यानी कि आपके ना सर्दी ना गर्मी, मध्यम प्रकार की जलवायु, जबकि देश के आंतरिक भागों में मौसम की चरम स्थितियों का अनुभव होता है। सर्दी में अत्यधिक सर्दी, गर्मी में अत्यधिक गर्मी, यानी कि स्पष्ट ऋतु विभाजन। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं देखिएगा, तटीय क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराओं की वजह से आपके निकटवर्ती आपके क्षेत्रों की जलवायु प्रभावित होती है। ऊंचावचों की बात करें तो पर्वत का जो पवन अभिमुखी ढाल होता है वो अधिक वर्षा प्राप्त करवाता है, जबकि पवन विमुखी ढाल है वो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो इसमें आपके पश्चिमी घाट का उदाहरण लिया जाता है। किसका? पश्चिमी घाट। इसका पश्चिमी ढलान है वो वृष्टि छाया क्षेत्र है। पश्चिमी ढलान है वो तो आपके पवन अभिमुखी क्षेत्र है, जो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि पूर्वी ढलान है वो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। सवाल नंबर 16 है, भारत में मानसून वर्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा। भारत में मानसूनी वर्षा की विशेषताओं का आपको विस्तार से वर्णन करना है। अब देखिएगा, पवनों में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। जब मानसून वर्षा की बात आती है तो देखिएगा पवनों में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, जिससे वर्षा का समय निर्धारित होता है। जैसे मानसून की पहचान यही होती है कि पवनों में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, और इन ऋतु के अनुसार परिवर्तन होने की वजह से क्या क्या प्रभाव बनते हैं? इनमें परिवर्तन होने की वजह से देखिएगा आपके जून से सितंबर तक वर्षा होती है। जून से सितंबर तक वर्षा हो जाती है। इसमें ऋतु अनुसार परिवर्तन होने के कारण, और शेष समय अधिकतर शुष्क रहता है। उसका कारण क्या होता है कि भाई यहां पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलने लग जाती है, या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें चलते हैं बाकी के समय में, तो इस वजह से वो पवनें आपके सूखी रहती है, उनमें आर्द्रता नहीं होती और वर्षा नहीं हो पाती है। आगे बढ़ता हुआ मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक वर्षा करता है। मानसून की वापसी कब होती है भाई? उत्तरी पूर्वी मानसून अक्टूबर नवंबर के दौरान विशेष रूप से तमिलनाडु में वर्षा करता है, यानी कि लौटते हुए मानसून से वर्षा केवल और केवल तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में कहां पर होती है? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। क्षेत्रीय विविधताएं क्या होती है? आपके मोसिनराम, कहां पर है ये? मोसिनराम, और एक स्थान है चेरापूंजी। ये दोनों स्थान मेघालय में है। यहां पर आपके अत्यधिक वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? इन स्थानों पर वर्षा आपके 1000 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। लेकिन राजस्थान और लद्दाख के क्षेत्र हैं, इनमें आपके 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये इनमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। अनिश्चितता, मानसून की बारिश में रुकावट आती है, जिससे बारी बारी से आर्द्र और सूखे के दौर भी आते हैं। यानी कि ये क्या होता है? मानसून में विराम होता है। ये क्या होता है? मानसून विराम की स्थिति है, जिसमें आपके सूखे मानसून की ऋतु के दौरान आपके सूखे और आर्द्रता के समय आपके एक साथ आते हैं स्थितियां। प्रभाव क्या बढ़ता है इसका? यह कृषि को बढ़ावा देता है। मानसून अच्छा होता है तो कृषि अच्छी होती है, मानसून कमजोर होता है तो कृषि की पैदावार भी कम हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति होती है और दूसरे क्षेत्रों में सूखे की स्थितियां बनती है। बाढ़ की स्थितियां कहां बनती है? असम में ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र, फिर आपके उत्तर प्रदेश बिहार में आपके गंगा और इसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र, और आपके सूखे की स्थितियां लद्दाख, फिर आपके पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, तो यहां पर सूखे की स्थितियां बनती है। अगले सवाल की बात करें तो सवाल नंबर 17 आपके सामने आता है, भारत में शीत ऋतु की मौसमी स्थितियों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में ये तो आपके वर्षा की जो मौसम मानसून की विशेषता होगी। अब मानसूनी वर्षा की विशेषता थी, अब यहां पर आपको शीतकाल की मौसमी विशेषताओं का अच्छे से वर्णन करना है। तो देखो, शीतकाल की सबसे पहले तो अवधि क्या है? तो ये नवंबर के मध्य से लेकर आपके फरवरी तक का समय होता है, जिसमें दिसंबर और जनवरी दो सबसे ठंडे महीने होते हैं।
तापमान की बात करोगे तो तापमान यहाँ पर उत्तरी मैदानों में तो आपके 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हम दक्षिण में चलते हैं तो स्पष्ट ऋतु विभाजन नहीं होता है, वहां पर समकारी जलवायु का प्रभाव होता है समुद्र का। तो यहाँ पर आपके चेन्नई और तिरुवनंतपुरम जैसे दक्षिणी क्षेत्र है तो यहाँ पर तापमान 24 से 25 डिग्री तक प्राप्त होता है। और एक उदाहरण आप ये भी दे सकते हो, जैसे लद्दाख का द्रास है तो वहां पर आपको -45 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। कहां पर? द्रास। और द्रास कहां पर है? लद्दाख में। हवाओं की बात करेंगे तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती है, जिससे यहां पर तमिलनाडु को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र में शुष्क मौसम रहता है और सर्दियों में बारिश कहां पर होती है? जहां सर्दियों में बारिश होती है, कहां पर होती है भाई? सर्दियों में बारिश केवल और केवल तमिलनाडु में होती है। ठीक है, बाकी का पूरा भारत सूखा रह जाता है। फिर और विशेषताएं देखेंगे तो यहां पर आपके चक्रवाती विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ कहां पर आते हैं? उत्तरी पश्चिमी भारत में आते हैं और इनसे आपके मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है। और बर्फबारी कहां पर होती है? ये हिमालय क्षेत्र में होती है। हिमालय के अधिक ऊंचे वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। ये पश्चिमी विक्षोभ कहां से उत्पन्न होते हैं? इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। कहां से होती है? भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। और ये जो जेट स्ट्रीम धाराएं चलती है, पश्चिमी जेट धारा, उसकी वजह से भारत की ओर ये उन्मुक्त हो जाते हैं। सामान्य विशेषताएं देखें तो सामान्य विशेषता यहाँ की रहती है कि आसमान साफ होता है, आर्द्रता कम होती है, उत्तरी भागों के जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर पाला पड़ता है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आपके हल्का ठंडा मौसम रहता है, वहां पर अत्यधिक कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार की विशेषताएं आप देखते हैं भारत के इन मैदानी क्षेत्रों में। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। सारे अन्य महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको हल करवा दिए हैं, मैंने अच्छे से आपका रिवीजन करवाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपका अच्छे से रिवीजन हुआ है, आपको अच्छे से पूरे सवाल समझ में आ गए हैं, पूरा अध्याय आपने अच्छे से समझ लिया है। हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।